students and aspirants. I am Professor of International Relations, Dr. Qayyum Manji, Principal, CSS Academy, Sakhar, which was established in 2003 to teach the students of area. Today's topic is how to converge the study of 3 subjects into one to pass essay, which is very difficult for the student, easily. This lecture will make it easy and give guidelines for the students and aspirants to easily pass essay with the help of International Relations Paper 2, Current Affair of CSS, PCS, PMS, UPS, UPSC, IAS, competitive examinations in the world. Your essay should be based on number 1, introduction of the topic, any topic. Number 2, causes of the issue or topic. Number 3, impact of issue on various fields of life, that is social, economic, political and external world. Because we cannot live alone, we are dependent on external world. The policies of external world indirectly or directly influences us, our national policies. Number 4, steps taken by the country or government to tackle the issue. What steps government has taken so far, you should know. Number 5, your suggestions, recommendations, proposals for rectification of issue. Finally, conclusion. Now let me make you it very easy. Number 4 is steps taken by the country to tackle the issue. मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा दूँ कि ये लफ्ज़ों की मार है. मतलब आपने क्या करना है, अब देखेंगे कि हुकूमत ने ये 5 कदम उठाए, ठीक है. नंबर 1, नंबर 2, नंबर कानूनी, मोरली, ये वो जो भी हो, 5 कदम उठाए. तो अब ये तो हुकूमत ने उठाए हैं. अब आपकी सजेशंस क्या होंगी कि जो आपको हुकूमत ने इश्यूज उठाए हैं या टेकल करने के लिए पॉलिसीज बनाई है, तो आप ये लिखेंगे द गवर्नमेंट शुड मेक दिस पॉलिसी. सिर्फ ये लफ्ज लगा के थोड़ा सेंटेंस को चेंज करेंगे तो मीन्स इट विल बी योर रिकमेंडेशन. अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस मूव. Finally, conclusion. That's all. Don't go beyond this limit, otherwise you will deviate. Remember that you are writing an essay, not a research article. Research article is written, always written, या वो हमेशा जो लिखा जाता है वो कंप्यूटर पे लिखा जाता है, मगर वो कंप्यूटर वो गलतियां भी देखता है और वो रिसर्च टाइप पे लिखा जाता है. तो उसके लिए इधर उधर से उसमें रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं, मगर ऐसे में आपको रेफरेंस नहीं लेने पड़ते हैं, मगर आप बुक्स के हवाला दे सकते हैं. अकॉर्डिंग टू फलाना, इसने प्लेटो ने जो भी हो देना पड़ेगा, मगर उसमें आप नंबर 1, 2 ये नहीं देंगे. तो आप इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें कि ये रिसर्च आर्टिकल नहीं है, ये ऐसे है. अच्छा, अब ऐसे कहाँ से आते हैं? ऐसे लार्जली कम्स फ्रॉम सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल फील्ड्स. ये 3 फील्ड्स मेन हैं जहाँ से ऐसे आते हैं. सोशल में आ जाएगा, कोई इशू आ जाएगा. इकोनॉमी, इसमें इकोनॉमी खुद बहुत बड़ा इशू है, वो मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ. वो है इंटरनेशनल फील्ड या ग्लोबल इशू, दुनिया में क्या हो रहा है. तो आपने 1 या 2
फील्ड्स को चुन लेना है और उनमें तैयारी फुल करनी है. आप यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस. नाउ मेक 4, बहुत ज्यादा हेडलाइन नहीं दो, मेक 4 or 5 हेडलाइंस जो मैंने ऊपर लिखे हैं वही दें. आफ्टर यू कंसीव, जब आपने एक सोच लिया कि मुझे इस पर ऐसे लिखना है, और उसके बाद आपने 4 या 5 हेडलाइंस देनी है. ठीक है, ज्यादा नहीं देंगे. ज्यादा देंगे आप खुद को फंसाएंगे, इंटेंगल करेंगे. ठीक है, आप उसी में खुद ही वो हो जाएंगे और आपका कोहेरेंस नहीं रहेगा. नंबर 4, ये मेक 3 और सब 4 सब हेडलाइंस, हर हेडलाइन की 3 या 4 हेडलाइंस बनाए ईच हेडलाइन की. इससे क्या होगा कि आपने अगर कुछ ज्यादा लिखना है तो आप उनमें कवर करेंगे, और वो आपको हेडलाइन जो सब हेडलाइन है वो कवर करेगी. वो समझेगा कि ये विद इन इस लिमिट में है, तो आप ज्यादा ना करें. द एसे कम्स फ्रॉम 5 E's, वही जो सोशल इकोनॉमिक नंबर दैट आर, ये आप देख रहे हैं. आप जहाँ कोई भी ऐसे देखेंगे, किसी भी देखेंगे, तो इनसे बाहर नहीं होगा. दैट आर नंबर 1 एनवायरमेंट, एनर्जी, एजुकेशन, इकोनॉमी में बहुत सारे इश्यूज हैं. उसमें एक्सपोर्ट मेन आजकल आ रहा है. आजकल जो ज़्यादा हो गया है वो पाकिस्तान, जहाँ डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्लोबल इश्यूज, मीन्स दुनिया में क्या हो रहा है. दैट आर टेंशन बिटवीन US एंड इट्स allies, NATO, and East, means Russia, China and Muslim countries. Means अगर NATO versus SCO, NATO की पॉलिसी अगेंस्ट ईरान, सऊदी अरबिया, अगेंस्ट मुस्लिम कंट्रीज, अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट इंडोनेशिया, ऑल अदर कंट्रीज, तो मुस्लिम ब्लॉक भी बहुत वो इम्पॉर्टेंट है उसकी. ठीक है, अब मैं आपको इसमें अब दिखा रहा हूँ कि देखो ये ऐसे है, ये इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 है, ये करंट है. अब आप इसमें देखें कि ऐसे और इन तीनों में कैसे तीनों चीजें एक हैं. मीन्स समझो ये एक ही है, ये भी एक ही है, ये एक है, मगर ये लड़कों के एकेडमीज ने उनको जहन में डाल दिया है कि ये तीनों चीजें डिफरेंट है. नो, दे आर वेरी सिमिलर. आपने एक इशू याद करोगे जो तीनों में आएगा वही आएगा. आपने तीन चीजें नहीं याद करनी है, आपने सिर्फ एक चीज करनी है जो एसए में भी आएगी, इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 में भी आएगी, करंट अफेयर में भी आएगी, पाकिस्तान अफेयर पार्ट 1 में भी आएगी, और इकोनॉमिक्स पार्ट पेपर 2 में भी आएगी. ठीक है, और सोशलॉजी में भी आएगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आएगी. तो ये आपको मतलब इनको थोड़ा समझें. अब पहले हम चलते हैं ऐसे की तरफ. कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट 1 essay इन इंग्लिश. अब ये ऐसे तो एक पेपर है 3 घंटे का, और ऐसे इंग्लिश में भी आता है वो 300 वर्ड्स का. ठीक है ना, ये याद रख लेना, क्योंकि वो भी 20 मार्क्स का होता है, मगर वो ऐसे 100 मार्क्स का होता है. हर जगह पे ऐसे हर जगह आता है, हर इम्तिहान में आता है. ए वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन. कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कंप्रिहेंसिव, मतलब पूरी नॉलेज, मुकम्मल एंड रिसर्च बेस्ड. और मतलब ऐसे नहीं कि सुपरफिशियल नहीं, आपने रिसर्च बेस्ड नॉलेज लिखनी है ऑन सिलेक्टेड टॉपिक. कैंडिडेट्स, अब आप वहाँ क्या चेक करेंगे, आपका कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, आपने कैसे चीज़ों को रखा, एक्सप्रेस किया, टेक्निकली कैसे लिखा, आपकी लिखने की स्टाइल क्या थी, ये चीज़ें आपकी देखी जाएंगी. अब ऐसे क्या कैसे होना चाहिए, इट मस्ट बी इन इडियोमेटिक स्टाइल, मीन्स महावरतन लिखा हो.
मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में इंग्लिश के बारे में आपको कहा था कि आपने कम से कम 400 इडियम्स याद करने हैं। अब 400 इडियम्स अगर आपने याद हैं, अगर आपको किसी ऐसे में आपने 50 इडियम्स अगर डाल दिए तो उसकी और सिंपल में कितना बड़ा फर्क हो जाएगा, वो मीन्स बहुत बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। तो ये आपने इडियम्स याद करने हैं और प्रॉपर यूज भी करनी, एंड मस्ट बी सपोर्टेड बाय एक्यूरेट डेटा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो गूगल या जो किसी यूट्यूब से या किसी के राइटर ने लिखा, वो दैट इज नॉट एक्यूरेट डेटा। एक्यूरेट डेटा आपको मिलेगी अपनी मुल्क की गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा, जो हमारे हर साल जो हमारी हुकूमत शाया करती है, वो वही एक्यूरेट है, और वो जो एग्जामिनर है उसी को मानेगा, उसको नहीं मानेगा। तो वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो हर साल निकलता है बजट से एक दिन पहले, आपने डेटा उसमें से लेना है। अब मैं आपको दिखाऊं इकोनॉमिक्स पेपर 2 which is very similar to Pakistan affair is very helpful in attempting essay। अब देखो यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे भी देखेंगे कि टॉपिक कौन से। अब देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमी तो हर जगह पे आएगी, उसमें अंडर डेवलपमेंट है भाई, अंडर डेवलपमेंट के काजेज क्या हैं, उसके मीन्स क्या होने चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब ये है क्या, मीन्स पावर्टी। पावर्टी जो है विच इज रूट काज ऑफ एवरी प्रॉब्लम। गुर्बत जो है वो हर प्रॉब्लम का खुद एक प्रॉब्लम है। नंबर 2 आ जाए एनवायरमेंट। आजकल बहुत बड़ा चल रहा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दुनिया में, उसमें ले रहे हैं और उसका इम्पैक्ट। नंबर इसमें 2 इकोनॉमिक प्लानिंग, गवर्नेंस। अब इकोनॉमिक प्लानिंग वो आ जाएगी, आपने जो ऊपर एक पढ़ा इकोनॉमिक, आपने ये सारा हुकूमत क्या कर रही है, कौन कौन से मंसूबे बना रही है, यहाँ कौन से मंसूबे बनाने चाहिए। मैंने यही कहा कि हुकूमत पाइपलाइन बिछा रही है या कोयले से बिजली बना रही, तो वो तो बना रही है। आपने लिखना है द गवर्नमेंट शुड मेक एनर्जी फ्रॉम कोल। तो आप ये लिखेंगे तो वो कहेंगे कि इसने लड़के ने लिखा है, ये नहीं कहेंगे कि हुकूमत ने। तो आप सिर्फ एक जुमले को चेंज करने का आपको आर्ट आना चाहिए। वो तब आएगा जब आपको वेकेबलरी होगी, इडियम्स याद होंगे और आपको लिखना आएगा बगैर देखे। ठीक है, उसके बाद देखो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तो हर मुल्क की बेसिक होती है, उसमें तो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल देता है, इसमें एक्सपोर्ट होती है, इसमें हर चीज़ होती है, इससे पावर्टी ख़त्म होती है, इसमें हर चीज़ होती है। तो इसकी डेवलपमेंट है, उसका पास्ट एंड प्रेजेंट पॉलिसीज़ जो पास्ट में हुई हैं या प्रेजेंट पॉलिसीज हुकूमत क्या कर रही है टू प्रोमोट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मीन्स अब एग्रीकल्चर कैसे चलता है, किस पर डिपेंड करता है, पानी पर डिपेंड करता है। उसमें मीन्स कैनाल्स कैसे बना रहे हैं, डैम्स पानी स्टोर करने के लिए, बिजली करने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए पानी देना, तो वो कहाँ से आएगा, वो डैम्स में आएगा। उसके बाद है लैंड रिफॉर्म्स। अब इन काफ़ी आपने करना है, मगर आप याद रखें कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आपको 3 लाइनें आनी चाहिए, 4 लाइनें। लैंड रिफॉर्म्स कब हुए थे, उसमें क्या था, अब उसमें आपने ज़्यादा नहीं डिटेल में नहीं जाए, मगर बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। नंबर आगे आज चलें, नंबर 4 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखो हर दुनिया ने हर मुल्क ने जिसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की है, इंडस्ट्रियली डेवलप हो गया है, वो दुनिया को में आजकल राज कर रहा है। चाइना हो गया तो वो देखें दुनिया को सप्लाई कर रहा है और दुनिया उस पर डिपेंडेंट हो गई है। अब आपने हमारे मुल्क में देखें डेवलपमेंट का काजेज कौन सी थी, लेस डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो आपने काजेज लिखने, और फ्यूचर स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू, वो आपने लिखा है। और इसके लिए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है।
तो वो उनको भी करेक्शन करनी चाहिए। फाइनेंशियल मीन्स बैंक्स हैं, NGOs हैं, इनको, और स्टेट बैंक है, बैंक्स हैं, इनका रोल होना चाहिए। नंबर 5, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड एड। अब देखें, फॉरेन ट्रेड नहीं होगा तो हमारा पैसे ही नहीं आएंगे। तो हमें फॉरेन दुनिया से, मुल्कों से ट्रेड करना है, किसी से लेना है, किसी को देना है, ठीक। तो आपने ये पढ़ना। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारे पास कितने पैसे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये आ जाएगा। उसके लिए देखिए, हम IMF के पास जाते हैं, वो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए हमें लोन देती है, और वर्ल्ड बैंक हमें डेवलपमेंट के लिए लोन देती है। ये थोड़ा डिफरेंस याद कर लेना। और पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट एंड पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्या कर रहा है और इंपोर्ट क्या कर रहा है, और डिफरेंस कितना है। काजेज ऑफ लो ट्रेड, जहाँ हमारा जो इसमें ट्रेड डेफिसिट है उसके काजेज कौन से हैं, ठीक। और रेमिटेंस, जो बाहर के लोग हमारे को पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस कहते हैं। और वो फॉरेन एड का रोल, फॉरेन एड हमें एक एड होती है, एक होती है असिस्टेंट, वो लोन और एड में फ़र्क है। एड मुफ्त में आती है, वो किसी खास इशू के लिए दी जाती है। जो लोन है वो हमें रीपे करना पड़ता है। अब रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे चाइना हमारे मुल्क में सीपेक कर रहा है, या गैस पाइपलाइन है उसको बनाने के लिए, या अमेरिका ने की है, फ्रांस कर रहा है, या सऊदी अरबिया कर रहा है। तो ये इसका क्या रोल है। नंबर आ जाए 5 पे, प्राइवेटाइजेशन, डीनेशनलाइजेशन, डीरेगुलेशन। अब आपको ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से बेस्ड मिलेगा, उसी में से आपने लिखना है और याद करना, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट होती हैं। अब उसके बाद आ जाए बैंकिंग, उसका रोल है, स्टेट बैंक का है, दूसरे बैंक हैं उनके इंटरेस्ट रेट है, वो कैसे, वो आपको ऐसे में। अब नंबर 8 आ जाएगा एनर्जी। ये तो बेसिक हमारा इशू है। एनर्जी पॉलिसी, सोर्सेज, उसके एनर्जी के कौन से सोर्सेज हैं, अल्टरनेटिव सोर्सेज कौन, वेज टू अचीव एनर्जी। अब कैसे हम ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, हम सोलर की तरफ जा रहे हैं, हम हाइडल की तरफ जा रहे हैं। तो ये दीज आर द वेज, इनको कैसे करना है। ये आपको एनर्जी का यही आ गया। ये एक कंप्रहेंसिव सवाल आपने याद करना। फिर आ गए सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। मीन्स क्या है सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, जो हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या है, हेल्थ अच्छी होगी तो फार्मर हेल्थी होगा तो वो काम अच्छा करेगा। अब जब एजुकेशन अच्छी होगी तो वो इनोवेशंस करेंगे, नई नई चीज़ें लाएंगे, वो ई-कॉमर्स की तरफ जाएंगे, डिजिटलाइजेशन की, और उसी से हमारी फाउंडेशन। और सोशल जस्टिस क्या होगा, जब ये दोनों चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो सोशल जस्टिस आ जाएगा, हमारा समाजी भलाई हो जाएगी। अब आ जाए आखिर में मेजर इश्यूज इन पाकिस्तान इकनॉमी। अब पाकिस्तान इकनॉमी कहें या दुनिया के किसी भी मुल्क की इकनॉमी कहें, वो एक ही है। मतलब कोई मुल्क का इशू एक जैसा नहीं है कि किसी का और होगा आपका और है, नहीं, एक ही होगा। अब देखिए आ जाए एनर्जी क्राइसिस, वो ऊपर आ गया। करप्शन, आर बेड गवर्नेंस आर करप्शन, ठीक है। फिर एक्सटर्नल डेट, हमारे पास एक्सटर्नल, हम पर कर्जा क्यों है और हम डिपेंड क्यों हैं, हमारी डिपेंडेंसी क्यों है, ये थ्योरी क्यों है, हम क्यों डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमने वो एक्सप्लॉयटेशन ही ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं की, हम अपने टांगों पे नहीं खड़े। अब आ जाए अनएम्प्लॉयमेंट है। अब देखो इनकी वजह से अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होंगी, एग्रीकल्चर बैकवर्ड होगी तो ओवर पॉपुलेशन होगी, ओवर पॉपुलेशन से हुकूमत उनको नहीं मीट कर सकेगी तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो उसके अलग वो उसके सबब हैं, फिर उसके अलग इम्पेक्ट हैं, इसमें क्राइम बढ़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर बढ़े, सोशल इनइक्वालिटी रहेगी, इमोरलिटी आएगी, बहुत सारी चीज़ें। ये अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है। ओवर पॉपुलेशन में ये दोनों एक जैसे। फिर इनकम इनइक्वालिटी मीन्स पावर्टी होगी, कोई गरीब होगा कोई अमीर होगा तो हैंड तो जंग किसकी होगी समाज में,
हैव एंड हैव नॉट की। फिर इन्फ्लेशन, जैसे महंगाई है आजकल, इन्फ्लेशन होगी। फिर फिस्कल एंड ट्रेड डेफिसिट, हमारा जो कारोबार का ट्रेड डेफिसिट है वो, उसको हम कैसे पूरा करें। अगर हम ऊपर जो ये इश्यूज हैं इनको एड्रेस करेंगे तो हमारा ये इशू खत्म हो जाएगा। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू, जैसे आजकल हमारे हर बजट भी डेफिसिट में है, हर चीज, क्योंकि हमारे पास अपने पैसे नहीं, हमारे खजाने में पैसे, हमें जो पैसे हैं वो लोन के पैसे हैं, औरों के पैसे हैं। शॉर्टेज ऑफ इरिगेशन वाटर, पानी हमें इंडिया कर रहा है अपनी यूटिलाइजेशन के लिए, हमारा रोक रहा है, तो उसकी शॉर्टेज है, जो हमारा आ रहा है उसको हम मैनेज नहीं कर सकते। तो शॉर्टेज ऑफ इरिगेशन वाटर आर काजेज ऑफ वाटर शॉर्ट, ये होना चाहिए। ये तो हो गया आपको इकोनॉमी पेपर 2 और एसएम जहाँ से आएंगे। अब हम चलते हैं मैं आपको अब इसमें देखें कितनी सिमिलरिटी होगी। चंद सवाल डिफरेंट होंगे, बाकी सारे एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखें आ गए हम इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 पर, ठीक है। अब पेपर इनमें पहला क्या आएगा, लिखा होता है, आप लिखे हुए पर न जाएं, क्योंकि ये इन्होंने इतना बड़ा उनमें सिलेबस डाल दिया है, मगर देते नहीं है, बस लिखा होता है इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन 2 वर्ल्ड वार्स। अब देखें क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, सेकंड वर्ल्ड वार हुई, बस आपने भाई क्या भी हुआ, कौन थे, नहीं, आपने एक सवाल बनाना है, नॉट मोर देन 4 पेजेस, याद रखना, क्योंकि आपको एक सवाल लिखने के लिए 20 से 25 मिनट बनते हैं, क्योंकि 3 घंटे होते हैं, उसमें 4 घंटे सवाल करने होते हैं, यहाँ 5, तो आप उसको डिवाइड करें तो आपको 25 से 20 मिनट मिलेंगे। तो आपका क्वेश्चन नॉट मोर देन 4 पेजेस होना चाहिए, मगर कंप्रिहेंस होना, ठीक है। तो ये आ गए। अब अभी आप इसमें क्या आएगा कि काजेज ऑफ वर्ल्ड वार 1, उसके क्या असबाब थे, ये एक आना चाहिए, और काजेज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार ये आना चाहिए, और उसके बाद इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। और ये 2 जंगों के दरमियान में जो मुआहदे हुए थे उनका आपको सिर्फ नाम याद आना चाहिए, उनके ईयर याद आना चाहिए, और 1-2 लाइन में उसका बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कि वाई इट वाज एग्रीड, वाई दैट ट्रीटी वाज साइंड, या वो आना चाहिए। ऐसे नहीं छोड़ भी नहीं, छोड़े भी नहीं, मगर आना चाहिए। अब देखें, ये 1917 में रिवॉल्यूशन आया है कम्युनिज्म का, मगर इसकी जड़ें 1800 से चल रही हैं। ये तो अब यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन आर काजेज ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिज्म, इसके सिर्फ ये सवाल है कि भाई रशियन रिवॉल्यूशन को आया, उसके काजेज आने चाहिए, और उसका इम्पैक्ट किस पर हुआ है, एक तो रशियन सोसाइटी पे हुआ, और जो जिस पर असर हुआ, जो आज तक लड़ रहा है वो कैपिटलिज्म है, मीन्स अमेरिका, यूरोप, ये इसके इत्यादि, ठीक। और जब ये जो हुआ, उसका इम्पैक्ट हुआ, तो कैपिटलिज्म ने रिफॉर्मेशन की, कैपिटलिज्म की रिफॉर्म, क्योंकि उनको कोई जरूरी नहीं पड़ा था कि कोई अपने लोगों के साथ सच्चे हैं, या जो सारी दुनिया को कब्जा किया हो तो वो उनसे सच्चे हैं, मगर वो कह रहे थे कि हमारा कैपिटलिज्म को शिकस्त न हो, टू काउंटर कम्युनिज्म। अब इसी दौरान नई आइडियोलॉजीज उभरी, जिसको कम्युनिज्म ने सीक्रेटली सपोर्ट किया दुनिया में, और वो कैपिटलिज्म से मुतनफर थे, उनसे हद से ज़्यादा उनसे जुल्म हुआ था, ठीक है। तो अब कौन सी जो मेन मेरे ख्याल में आई, यूरोप में तो आई, यूरोप में वो अलग थी, वो लिबरलिज्म, ये दूसरी, वो उनको छोड़ दें। जो मेन आई दुनिया में, जो आइडियोलॉजी आई, वो नेशनलिज्म, कौमियत की आई। देखें, उस वक्त 51 मुल्क थे, ठीक, मगर नेशनलिज्म की वजह से कौमों ने आज़ादी ली तो मुल्क बने। अब कितने हैं,
194 मुल्क हो गए, 200 मुल्क हो गए हैं। तो ये कहाँ से आए? ये इस नेशनलिज्म की वजह से आए। और लिबरलिज्म मीन्स डेमोक्रेसी हुई। और फाशिज्म इटली में आया था, वो एक सवाल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको आना चाहिए कि इटली में आया फाशिज्म के क्या फीचर्स थे। ठीक है, उसमें बाद में एक मेन सवाल आता है लीग ऑफ नेशन। इसमें लीग ऑफ नेशन के आपने कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, आपने सिर्फ 2 सवाल याद करने। काजेज ऑफ फेल्यूर उसका क्या हुआ, क्यों हुआ, मेन उसका होता है। और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वही यूनाइटेड नेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, वही लीग ऑफ नेशन के, बस इसके काजेज ऑफ फेल्यूर याद करें। अब वर्ल्ड वार 2 के काजेज आपको याद करने हैं। हाँ, ये हम ग्लोबल में गए हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल पेपर 2 है, मगर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इसके साथ है काजेज और इम्पैक्ट। याद रखना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ दुनिया पर, दुनिया कैसे चेंज हुई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया चेंज हुई थी। ठीक, फिर आई कोल्ड वार। कोल्ड वार जब आई तो 2 रशिया और अमेरिका और यूरोप ये लड़ने की वजह से फायदा गरीबों को मिला जो महकूम थे। साउथ एशिया में, अफ्रीका में, दुनिया में डिकोलोनाइजेशन हुई। कहाँ पे? एशिया में, अफ्रीका। ये जो मुल्क बने हैं 144 मुल्क ज़्यादा आज़ाद हुए, वे क्यों हुए? ये कोल्ड वार का नतीजा थे। और रशिया ने सपोर्ट किया, अमेरिका ने भी सपोर्ट किया कि इनको निकालें, नहीं तो ये और फिर हमारी कैपिटलिज्म या हमारी पॉलिसी या हमारे मुल्क को नुकसान होगा। रशिया सारी दुनिया पे काबिज है। तो एक दूसरे की वजह से डिकोलोनाइजेशन। ठीक है, और ये रिजल्ट जो है, मेन रिजल्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डिकोलोनाइजेशन है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा एक नया मुल्क उभरा? यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। अब इन दोनों की रिवालरी चली है, सारी दुनिया में रिवालरी चली, आपस में नहीं लड़ रहे थे, प्रॉक्सी वार कर रहे थे। एक को सपोर्ट कर रहा था, एक मिसाल के तौर पे एक अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, तो रशिया सपोर्ट कर रहा था इंडिया को। इसी तरीके से अफ्रीका में एक ग्रुप को एक सपोर्ट कर तो लड़ा रहे थे। उसके बाद जब वहाँ में गोरबाचेफ आया तो फिर डिटेंटी हुई, मीन्स ईजिंग ऑफ टेंशन होया। दुनिया ने, क्योंकि वहाँ पे नॉन अलायंस मूवमेंट बनी थी, उसने दुनिया के लोगों ने और मुल्कों ने कहा कि भाई हम इस जंग में नहीं आना चाहते, तो वो डिटेंटी हुई। ठीक है, तो लूज बायपोलरिटी बढ़ी। उसके बाद है पोस्ट कोल्ड वार इवेंट्स। अब कोल्ड वार जब ख़त्म हुई तो उसके बाद नए इवेंट्स हुए, वो आपने याद करने। अब देखें उसमें इवेंट्स कौन से हुए, ये आपको होने चाहिए कि कोल्ड वार के बाद कौन से, मतलब बर्लिन वार जो ख़त्म हुई, टूटी। उसके बाद ईस्ट यूरोप आज़ाद हुआ, रशिया टूटा। ठीक, उसके बाद अफगानिस्तान आज़ाद हुआ रशिया से। तो एक नई लहर आ गई टेररिज्म की, जिस 9/11 की आई। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, मीन्स ये ट्रेड हो गया। फिर यूनिपोलरिटी आई अमेरिका की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हुआ उसने। फिर उसके बाद यूरोप ने और रशिया ने, चाइना ने इनको काउंटर किया। और फिर रिवाइवल हुआ मल्टीपोलरिटी, मन बहुत सारे पोल, हर कोई पावर हो गया। अब आ जाएं इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब वही ऊपर आपने लीग ऑफ नेशन पढ़ा, अब यहाँ पे यूएनओ पढ़ना है आपने। उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, उसकी अचीवमेंट्स कौन सी हैं, उसकी एजेंसीज कौन सी हैं, वो क्या कर रही हैं। हर फील्ड में उसकी एक एजेंसी है, हर हेल्थ, एजुकेशन, वो दुनिया को सपोर्ट करे, ये आपने सवाल याद करना है। और ये अगर यूएन अचीवमेंट आपको याद हो अच्छी तरीके से, एक सवाल मेरे ख्याल में तो कम से कम 15-20 पेज से कम नहीं होगा। इसकी सोशल अचीवमेंट्स हैं, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हैं, इसकी पीस में अचीवमेंट्स हैं, ग्लोबल अचीवमेंट्स हैं, इसने इश्यूज़ रिजॉल्व किए हैं। और 1-2 इश्यूज़ को अभी तक नहीं कर रहा है, जैसे कश्मीर है या फ़लस्तीनी तो ग्रेट एक्शन इशू हो गया है। ठीक है, तो ये आपने यूएन अचीवमेंट आपने करना है। तो इसको आप समझें कि एक बिल्डिंग बनाएंगे, इस सवाल से आप बिल्डिंग बन जाएगी। बिल्डिंग में हर चीज़ रखें,
आप अगर उसको स्टोर बनाएं, कमरा बनाएं, ड्राइंग रूम बनाएं, क्या, मगर आपको यूएन की ये अचीवमेंट्स आनी चाहिए। ये मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दुनिया में वो कौन सी हैं? देखें, सबसे पहले जब कोल्ड वार हुई तो नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी थी। इसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इसके 118 का मुल्क मेंबर थे। इन्होंने दोनों सुपर पावर्स को मजबूर किया कि आप आपस में डिटेंटी करें, ईजिंग ऑफ टेंशन करें, और ये इसकी कामयाबी थी। ठीक, उसके बाद यूरोपियन यूनियन बनी। यूरोपियन यूनियन से पहले भी बहुत मुआहदे थे। वो अरब लीग बनी थी, अरबों का, क्योंकि जंग हुई थी इसराइल के साथ, तो अरब लीग बनी, उसके आपको आना चाहिए। फिर OIC बनी 69 में, वो आना चाहिए। 64 में RCD बनी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की की। फिर 67 में एशियान बनी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, वो उन्होंने बनी। ये नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया था, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को मिलाता है, वो वहाँ बना। सार्क बनी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये हमारे साउथ एशिया की बनी। फिर RCD ECO में ट्रांसफर रही, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें, ECO बनने के बाद इसमें 6 मुल्क जो हैं सेंट्रल एशिया के, वही 4 मुल्क चले गए SCO में। किसके साथ? रशिया और चाइना के साथ। अब पाकिस्तान और इंडिया SCO में है। तो SCO जो है, जिसको एशियन नाटो कहते हैं। उसके बाद WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा सवाल आता है रिफॉर्म्स इन UN। अब देखो, UN आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये भी आ जाएगा। उसमें इसका क्या मतलब है? बैलेंस और डेमोक्रेटाइजेशन इन द UN सिस्टम। मीन्स औजारादानी जो 5 मुल्कों की है, जो वीटो पावर उनकी, वो ख़त्म होना चाहिए। उसमें जर्मनी आ रहा है, जापान आ रहा है, तुर्की आ रहा है, और भी मुल्क हैं जो कह रहे हैं कि हमें भी अपना एक से मिले, वो आपने याद करना है। वर्ल्ड बैंक है, IMF, इसकी पॉलिसीज़ हैं। लोग तो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, मगर मेरी नज़र में इन्होंने डेवलप किया है दुनिया को। और मगर ये है कि जो हुक्मरान लोन लेते हैं, अगर वो मिसयूज़ करते हैं तो वो हुक्मरानों का कसूर है, इनका कसूर नहीं है। ठीक, उसके बाद है फॉरेन पॉलिसी। अब ये देखो मेन सवाल है, जो हर चीज़ को एक साथ हमारा रिलेटेड है। अब फॉरेन पॉलिसी किसकी है? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, रशिया की, चाइना की, बरतानिया की। आजकल बरतानिया की पॉलिसी नहीं है, वो USA की है। यूरोप की कोई भी पॉलिसी नहीं है, उसकी USA की है। आप एक पॉलिसी USA की याद करें, रशिया की करें, चाइना की करें, क्योंकि ये 2 आइडियोलॉजीज आपस में लड़ रहे हैं। अब हम अपने साउथ एशिया में आ जाएं तो इंडिया पाकिस्तान है। इंडिया की पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया होगी, या रिलेशंस टुवर्ड्स चाइना होंगे, टुवर्ड्स अमेरिका होंगे, टुवर्ड्स पाकिस्तान होंगे। हमारा पाकिस्तान की भी रिलेशंस होंगी किसके साथ? रशिया के साथ, चाइना के साथ, USA के साथ, यूरोप के साथ, उसमें क्योंकि हमारा उनसे ट्रेड होता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। अब ये तो यही फिर के वहीं पे आ जाएगा। आपने एक सवाल याद, ये सवाल बनाने कैसे हैं कि US रिलेशन विथ रशिया, US उसके इसमें इरिटेंट्स होने चाहिए। इरिटेंट्स कौन से हैं, क्यों आपस में लड़ रहे हैं, और इनको क्या करना चाहिए कि ये दोस्त बन जाएं। ठीक, और UNO क्या कर रहा है, या ये खुद क्या कर रहे हैं कि उनके मसले को हल करें। अब यही USA और चाइना का रिलेशन है, तो इसमें इरिटेंट बस 2 चीज़ें याद रखना। इरिटेंट क्या है? मीन्स काजेस, माना सबब के, उनसे झगड़ा किस चीज़ पर है? एक ताइवान पर है। एक दूसरा वो चाह रहा है कि मैं दुनिया में बढ़ूँ, ये चाह रहा है कि मैं दुनिया में बढ़ूँ, और इकोनॉमिक वार है दोनों की। और इंडिया पाकिस्तान का आपस में जो इशू है, कश्मीर इशू है, और इकोनॉमिक ट्रेड भी है, ये इश्यूज हैं। अब आ जाते हैं इसमें साउथ एशिया में आ जाएं, पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देखो, इंडिया और पाकिस्तान में जो पीस है न होने की वजह से जो हमारे ये सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी के और अनएम्प्लॉयमेंट के और पॉपुलेशन के, एनर्जी का, वो इंडिया में भी इसी वजह से है, हमारे पास भी इसी वजह से। ठीक है, तो ये होगा। उसमें हमारे एग्रीमेंट्स इसके साथ इंडस वाटर ट्रीटी है, ज़्यादा नहीं जाए, बस मेन इंडस वाटर ट्रीटी है,
और वाटर इश्यूज में जो आजकल वो उनके वाटर इश्यू है वो क्या है, इकोनॉमिक रिलेशंस और ट्रेड है। देखिए हमारा बॉर्डर एक साथ है, अगर ट्रेड हम औरों के साथ करेंगे और वहाँ से फिर के जाएगा तो मगर कश्मीरी इशू की वजह से हम वो उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं, तो हमें ट्रेड इंडिया को भी नुकसान पड़ रहा है, हमें भी पड़ रहा है। तो कोई ऐसा वे आउट होना चाहिए कि वो कश्मीर इशू हल हो। फिर आ जाए अफगानिस्तान, जिसने सारे रीजन को डिस्टेबलाइज किया है। अब आपको इसकी हिस्ट्री आनी चाहिए, कहाँ से, 1979 से, 79 से, 78 76 से वहाँ पे वो स्किर्मिशेस शुरू हुई थी। पॉलिसी ये कोल्ड वार का नतीजा है। फिर सोवियत ऑक्यूपेशन हुई, फिर मुजाहिदीन लड़े हैं अमेरिका और मुस्लिम कंट्रीज़ के, फिर उनको वहाँ से रशिया को भगाया। फिर वो तालिबान आए, तालिबान और अलकायदा हुए, फिर उन्होंने 9/11 कर दिया। फिर अमेरिका ने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम किया, फिर उनको सारा तबाह किया। फिर वो जिहाद चला, फिर वो विथड्रावल ऑफ यूएसए हो गया, और अब इसकी प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, उसके अब जो आता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसमें क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है। अब ये ऊपर जो पांचों ये मुल्क हैं, इनकी वेपन्स पॉलिसी होनी चाहिए। फिर इंडिया पाकिस्तान की साउथ एशिया में होनी चाहिए। फिर इसकी जो है एनपीटी का रिजीम्स होनी चाहिए, और मुआहदे कौन से हुए रशिया और अमेरिका की फॉर रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। एनपीटी है, पीटीबीटी है, स्टार्ट है, सार्ट है, फिजाइल मटेरियल कट ऑफ टीटी है। अब इसकी चैलेंजेस कौन सी हैं इसकी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की, और यहाँ कॉपरेशन। तो न्यूक्लियर एनर्जी हमें चाहिए दुनिया को, तो वो उसी को करें। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अब इसमें आ गया है कोरिया भी, नॉर्थ कोरिया भी आ गया है, चाइना ने भी कर, ये सारे आपको होने चाहिए। और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, और स्पेस में भी वेपनाइजेशन हो रही है। अब देखें कंटेम्पररी इश्यूज, देखें ये क्या है, नाटो वर्सेस रशिया चाइना इन वर्ल्ड एंड इन इंडियन एंड पैसिफिक रीजन, ओशियंस में इनकी जंग चल रही है। अब जंग इन तीनों की है, ये भी रिलेशन में आ जाएगा। बस आपको इरिटेंट में आपको खबर होना चाहिए कि भाई क्यों वो इंडियन ओशियन में चाह रहा है, चाइना अपना रास्ता बनाना चाह रहा है अफ्रीका के साथ मिलने के लिए, मिडिल ईस्ट, और अमेरिका उसको रोक रहा है, रशिया वहाँ उसको सपोर्ट कर रहा है। वहाँ यूक्रेन की जंग चल रही है क्योंकि वो नाटो एक्सपांशन नहीं चाह रहा है, और वो नाटो बोल रहे हैं नेबर। आपको ये आ गए। और ग्रेट पावर पॉलिसीज, वही जो ऊपर इनकी पॉलिसी। अब दो मेन इश्यूज हैं, कश्मीर इशू, फ़लस्तीन। अब इसमें अगर आप जाएंगे तो आजकल की हालात हमारे मिडिल ईस्ट में चेंज हो गए हैं। उसमें जो है ईरान और सऊदी अरब का इश्यूज हल हो गए। अब आते हैं करंट अफेयर की तरफ। अब करंट अफेयर में क्या है, candidate will be expected to display such general knowledge of history of world politics, international or global issues, affairs, economic issues, social political issues. पाकिस्तान, ये मार्कों के हैं 20 मार्क। पाकिस्तान रिलेशंस विथ मुस्लिम वर्ल्ड, ईरान है, सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है, और इस विथ इट्स नाइबर्स, मीन्स नाइबर कौन है, इंडिया है, चाइना, अफगानिस्तान और रशिया। वही आ गया कश्मीर इशू। ठीक है, एक ही सवाल है जो यहाँ में भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर, अब पाकिस्तान रिलेशन विथ यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, विथ रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के साथ, सार्क, टीसीओ, ओआईसीडब्ल्यू, टीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वही सवाल हैं जो इधर थे। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, यहाँ ग्लोबल इशूज। अब ये भी वही है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, मतलब कमर्शियल जो ट्रेड चल रहा है चाइना अमेरिका का, हर कोई चाह रहा है कि मेरा ट्रेड बढ़े, तो ये जंग है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स हैं, इन्वायरमेंट है, वही इन्वायरमेंट में दुनिया काम कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग है, उसके लिए कोयोटो प्रोटोकॉल है, कोपेनहेगन अकॉर्ड है। पॉपुलेशन है, इसकी यूएन एजेंसी है, वो काम कर रही है। और इसकी टेररिज्म है, काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज़ हैं, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स है, पाइपलाइंस दुनिया में जा रही हैं, यूरोप की तरफ रशिया से, चाइना की तरफ, ये अफ्रीका की तरफ, सीपेक, OBRI,
ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, नॉर्ड है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी, वही जो IR पेपर 2 में थे, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया मीन्स पाकिस्तान एंड इंडिया, ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पे एक मेन सवाल आ रहा है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मीन्स परफॉर्मेंस इन सोशो इकोनॉमिक फील्ड्स एज प्रिस्क्राइब बाय द यूनाइटेड नेशन। परफॉर्मेंस to achieve UNDG, United Nations Development Goals, cooperation and competition in Arabian Sea means वही रशिया और अमेरिका और चाइना की जंग इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, और सेफ्टी ऑफ ट्रेड और मेजर पावर रिवालरी इन इंडियन एंड पैसिफिक, वही आ गया। वही सवाल हैं जो इधर हैं, जो इधर हैं। और इसमें हाँ बस यहाँ पे दो आ रहा है कि रोल ऑफ पाकिस्तान इंडिया, हु इज सपोर्टिंग हु मीन्स पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है चाइना को तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, और रशिया को कर रहे हैं तो वो अमेरिका को, और वो नहीं चाह रहे हैं कि उधर जाए। तो ये आपने, और इंटरनेशनल ट्रेड, फिर जो इंटरनेशनल ट्रेड आ गया, फिर मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ रिलेशंस। देखो मीन्स अभी मई जून है, एक महीना पहले सऊदी अरब और ईरान मतलब आपस में अच्छे नहीं थे, अब उनके ताल्लुकात बन गए, तो पॉलिटिक्स ही चेंज हो गई, अमेरिका का एक थिंकिंग ही चेंज हो गई, मे बी वो नहीं। तो अब सऊदी अरब और ईरान आपस में दोस्त हो जाएंगे तो सारे इशूज जो मिडिल ईस्ट के वो हल हो जाएंगे, वो आपस में। और यहाँ पे फ़लस्तीन इशू है, उसको स्टेट का मिल गया है, मीन्स आगे चल के ये अच्छी तरीके से हो जाएगा। विश यू गुड लक। ये आप इसको थोड़ा समझो और ये इजी है बहुत। विश यू गुड लक, और उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच।